स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है हमारे संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में दी गई है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया और शक्ति अनुच्छेद 368 में दोनों दी गई है। जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। ठीक है, अब संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है उसको समझते हैं। पहला पॉइंट अगर आप देखेंगे तो संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं है। संसद के किसी सदन का मतलब लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। यहां पे विधानमंडलों की बात नहीं की गई है। अगर हम थोड़ी सी बात करें लोकसभा की कि लोकसभा की स्ट्रक्चर क्या है, तो 552 अधिकतम संख्या हो सकती है, 545 जो है वर्तमान संख्या है। 543 से भी घटाकर 2 घट गई है अभी, तो 543 हो गई। खैर इसकी बात आप बाद में समझिएगा। सबसे पहले यहां समझिए जिसमें 530 हैं वो राज्यों से निर्वाचित होकर आते थे और 20 जो हैं वो केंद्र शासित राज्यों से निर्वाचित होकर आते थे। 2 जो हैं वो एंग्लो इंडियन होते थे। कौन होते थे? एंग्लो इंडियन होते थे। इनको 104वां संविधान संशोधन विधेयक लाकर 25 जनवरी 2020 को हटा दिया गया। तो कुल संख्या 550 अधिकतम इस हिसाब से हो गई। यहां पे 545 हो गई। 545 में 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत होते थे। इनको हमने बताया कि 104वां संविधान संशोधन लाकर 25 जनवरी को समाप्त कर दिया गया। कुल सीट कितनी बची? 533 सीट बची। 533 सीटों में 524 सीट जो है 524 सीट निर्वाचित होकर आते हैं। कहां से? राज्यों से। जो 19 सीट बच रही है ये केंद्र शासित राज्यों से निर्वाचित होकर आते हैं। इसी तरह राज्यसभा को एक बार देख लेते हैं, क्योंकि हमारा जो संविधान संशोधन विधेयक है लोकसभा या राज्यसभा किसी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। दोनों को समान अधिकार प्राप्त है। ठीक, तो राज्यसभा का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? 250। वर्तमान में कितनी है? 245। इसमें क्या होता था? 12 मनोनीत होकर आते थे कला साहित्य वगैरह से। 238 है वो निर्वाचित होकर आते थे, राज्य या केंद्र शासित राज्यों से निर्वाचित होकर आते थे। यहां पे अगर आप देखेंगे तो इसमें भी 12 जो है क्या है? मनोनीत होते हैं। बचा कितना? 233 सीट। 233 सीट में 225 जो है राज्यों से निर्वाचित होकर आते हैं, बाकी 8 बच रहा है केंद्र शासित से निर्वाचित होकर आते हैं। तो ये राज्यसभा लोकसभा का थोड़ा सा वर्तमान स्ट्रक्चर है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे संसद के किसी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रश्न यहीं से आता है कि हमारा संविधान संशोधन जो विधेयक है कहां प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसको ध्यान में रखिएगा। और यहां पर एक बात और वेरी इंपॉर्टेंट यहां पे है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अब पहला जो पॉइंट है वहां चलते हैं। संविधान संशोधन का जो आरंभ है किसी भी सदन में किया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, विधेयक किसी भी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पूरा स्थापित किया जा सकता है। गैर सरकारी सदस्य को बाद में समझते हैं। पूरा ही स्थापित मतलब होता है फिर से स्थापित किया जाना या फिर से लाया जाना। गैर सरकारी सदस्य को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। जो मंत्री परिषद होती है, मंत्री परिषद में 3 तरह के मंत्री होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और तीसरा होते हैं उप मंत्री। जो हमारा मंत्रिमंडल है वो कैबिनेट मिनिस्टर से मिलकर बना होता है मंत्रिमंडल। ठीक है, तो जो कैबिनेट मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते हैं उनको गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। तो कोई कैबिनेट मिनिस्टर लेके आ सकता है या गैर सरकारी सदस्य लेके आ सकता है जो कैबिनेट मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है। तो कौन ला सकता है? कोई मंत्री ला सकता है या कोई गैर सरकारी सदस्य ला सकता है। कैसे ला सकता है? पूरा स्थापित कर से फिर से स्थापित करके इसको ला सकता है। इसके लिए भी राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। विधेयक दोनों सदनों में विशेष बहुमत, साधारण बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। ध्यान रखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह जो हमारा विधेयक है वो पारित होना चाहिए। जिस प्रक्रिया को बाद में हम आगे बताएंगे आपको कि साधारण प्रक्रिया द्वारा लाना, साधारण बहुमत द्वारा पारित होना है या विशेष बहुमत द्वारा या राज्यों का अनुसमर्थन भी चाहिए, उस हिसाब से लोकसभा और राज्यसभा से क्या हो जाना चाहिए? पारित होना अनिवार्य है। यानी दोनों में पारित होना अनिवार्य है। यहां पारित हो जाए पहले, ये फिर यहां पारित हो जाए। मान लीजिए यहां पेश हुआ तो पहले यहां पारित हो जाए फिर यहां हो जाए। पहले अगर यहां पेश हुआ पहले यहां पारित हो जाए फिर उसके बाद यहां पारित हो जाए। मतलब दोनों सदनों में पारित होना अनिवार्य है। इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट,
प्रत्येक सदन द्वारा, फिर से दोबारा लिख दिया गया है, प्रत्येक सदन द्वारा विधेयक अलग अलग पारित करना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं होता है, कोई एक सदन पारित नहीं करता है, तो असहमति के आधार पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है, विधेयक वहीं समाप्त हो जाएगा। संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में है। तो अगर दोनों सदनों में क्या होता है कि अगर विधेयक अलग अलग पारित नहीं होता, मान लीजिए लोकसभा में पेश हुआ, पारित हो गया, राज्यसभा ने उसको पारित नहीं किया, जो भी बहुमत की आवश्यकता है, चाहे साधारण बहुमत चाहे विशेष बहुमत, पारित नहीं किया, तो विधेयक वहीं समाप्त हो जाएगा। अगर आप समझना चाहते हैं तो 64वां और 65वां संविधान संशोधन विधेयक देख सकते हैं, जिसमें नगर पालिका और पंचायत दिया हुआ था, उसको पास नहीं किया दूसरे सदन ने, जिसकी वजह से वहीं पे समाप्त हो गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। बहरहाल जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगला, यदि विधेयक किसी संघीय व्यवस्था से संबंधित है, किससे? संघीय व्यवस्था से संबंधित है, संशोधन के मुद्दे पर है, तो आधे राज्यों के अनुसमर्थन की भी आवश्यकता पड़ेगी। बहरहाल इसको हम बाद में समझेंगे। तो विधानमंडल जो होगा, विधानमंडल यहाँ पे विधान परिषद और विधानसभा दोनों की बात हो रही है, विधान परिषद और सभा की दोनों बात हो रही है। दोनों जगह से साधारण बहुमत से पारित हो जाना चाहिए। मतलब अगर विधेयक कोई संघीय व्यवस्था से संबंधित है तो उसको राज्य विधानमंडलों से भी सामान्य बहुमत के द्वारा पारित होना अनिवार्य है। विधानमंडल मतलब परिषद और सभा, मतलब विधान परिषद और विधानसभा दोनों जगह से पारित होना अनिवार्य है। जब ये दोनों जगह से पारित हो जाता है, जिस हिसाब से मान लीजिए अगर सामान्य संशोधन विधेयक है तो साधारण बहुमत से चला गया, विशेष बहुमत की जरूरत है, विशेष बहुमत नहीं तो विशेष बहुमत प्लस राज्यों का अनुसमर्थन है, इन सब से पास हो गया। तो इसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति के पास विधेयक जाते ही इसको ना तो ये असहमति दे सकता है, विधेयक को ना तो असहमति दे सकता है, ना तो विधेयक को अपने पास ही रख सकता है, ना तो संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। यानी इसको बाध्य कर दिया गया कि सहमति देनी होगी और उसके बाद विधेयक जो है क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है। अब संविधान संशोधन की प्रक्रिया को समझोगे आप तो शायद बहुत सारी कुछ समझ जाओगे। पहला है साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। साधारण बहुमत संशोधन का मतलब होता है आधे से एक संख्या ज्यादा हो। विशेष बहुमत संशोधन का मतलब होता है 2/3 सदस्य आ जाते हैं। विशेष बहुमत और राज्यों का अनुसमर्थन, विशेष बहुमत मतलब 2/3 सदस्य हो जाएंगे और राज्यों का अनुसमर्थन तो हमने बता ही दिया, राज्यों के विधानमंडल यानी जो विधान परिषद है और विधानसभा है दोनों जगह से पारित होना चाहिए, तो राज्यों के अनुसमर्थन होना चाहिए। ऐसे ही विधानमंडल हर राज्यों से आधे से अधिक राज्यों से पास हो जाना चाहिए, मतलब राज्यों का अनुसमर्थन मिल जाना चाहिए साधारण बहुमत से। ठीक है, आगे चलते हैं। साधारण बहुमत संशोधन को आप समझिए क्या है। साधारण बहुमत संशोधन से क्या तात्पर्य है ये आप समझिए। जो जितने लोग उस समय उपस्थित हैं और मतदान करने वाले सदस्य हैं उनकी संख्या के बहुमत से है, मतलब आधी संख्या से एक अधिक होना चाहिए। तो सबसे सरल विधि है, इसको कहीं कहीं संविधान संशोधन माना ही नहीं जाता है। जैसे संघ में नए राज्यों का प्रवेश है, इसको भी संविधान संशोधन नहीं मानते हैं। किसी राज्य में के निर्माण या वर्तमान राज्य में सीमा में परिवर्तन करना है, यानी अनुच्छेद 2 हो गया, अनुच्छेद 3 हो गया, अगर इसमें कोई संविधान संशोधन करना है तो साधारण बहुमत द्वारा संशोधन करना होगा। ऐसे नागरिकता के प्रावधान से संबंधित अगर कोई विधेयक है, अनुच्छेद 11 के तहत अगर कोई भी चेंज करना है तो साधारण बहुमत द्वारा करना होगा। राज्यों में अगर विधान परिषद का सृजन करना है अनुच्छेद 169 के तहत तो क्या होगा? साधारण बहुमत के संशोधन द्वारा किया जा सकता है। संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विधानमंडल या मंत्रिपरिषद के सृजन, मतलब विधानमंडल का सृजन करना हो या समाप्त करना हो, 239 का के तहत है। ऐसे संसद में गणपूर्ति अनुच्छेद 100 में दी गई है। संसद में गणपूर्ति अगर लोकसभा का मानते हैं तो इस समय 54 है, ठीक है, 10% होता है। तो गणपूर्ति अनुच्छेद 100 में दी गई। अगर गणपूर्ति से संबंधित कोई संशोधन करना है तो क्या करना होगा? साधारण बहुमत द्वारा संशोधन करना होगा। आगे चलते हैं। अगर संसद के सदस्यों के वेतन भत्ते में कोई संशोधन हमको करना है तो क्या करना होगा? साधारण बहुमत द्वारा संशोधन की जरूरत है, जिसको संशोधन सही से माना ही नहीं जाता। अनुच्छेद 106 में संसद के वेतन भत्तों का वर्णन किया गया है। बहरहाल ये आप ध्यान दीजिए। संसद में अगर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करना है,
भाषा का प्रयोग करना है, उससे संबंधित कोई संशोधन लाना है तो क्या करना होगा, साधारण बहुमत द्वारा संशोधन करना होगा। संसद की भाषा जो दी गई है अनुच्छेद 120 में दी गई है। ऐसे राजभाषा अनुच्छेद 343 में दी गई है। अगर राजभाषा के प्रयोग से संबंधित कोई संशोधन करना है तो साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः निर्धारण, अनुच्छेद 82 में कहा गया है कि प्रत्येक जनगणना के बाद निर्वाचक क्षेत्रों का निर्धारण किया जाएगा, परिसीमन किया जाएगा। अगर इस परिसीमन में कोई भी संशोधन करना है तो क्या करना होगा, साधारण बहुमत द्वारा संशोधन करना होगा। इसी तरह अनुसूची 2 में अगर संशोधन करना है, किसमें, अनुसूची 2 में किसी तरह का कोई संशोधन करना है तो क्या किया जाएगा, साधारण बहुमत द्वारा संशोधन किया जाएगा। इसमें क्या दिया गया है, वेतन भत्ते, राष्ट्रपति राज्यपाल वगैरह के वेतन भत्ते दिए गए। अगर इसमें संशोधन करना है तो साधारण बहुमत द्वारा संशोधन होगा। प्रथम अनुसूची है जिसमें संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है, इसमें संशोधन करना है तो क्या करना है, साधारण बहुमत द्वारा। 5वीं अनुसूची में अगर कोई संशोधन करना है, 5वीं जिसमें SC ST के प्रशासन के बारे में दिया गया है, ठीक है, तो इसमें अगर कोई संशोधन करना है तो क्या करना होगा, साधारण बहुमत द्वारा। ऐसे 6वीं अनुसूची में AM TM राज्यों को दिया गया है, आसाम, त्रिपुरा, AM, आसाम, AM यहां पे लिखिए, फिर से लिख दे रहे हैं, AM TM, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो क्या क्या है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, मणिपुर नहीं है, ध्यान रखिएगा। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के क्या कहते हैं, SC ST है, मतलब जनजातीय क्षेत्र, सॉरी ST जो है उसके जनजातीय क्षेत्र के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया, उसके प्रशासन के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया। यहाँ पे स्पेशल 4 राज्यों के प्रशासन का वर्णन किया गया, यहाँ पे SC ST दोनों के प्रशासन का वर्णन किया गया। ऐसे 8वीं अनुसूची है, भाषा में कोई परिवर्तन करना है, ठीक, तो क्या किया जा सकता है, सीधे सीधे साधारण बहुमत द्वारा संशोधन करके लाया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जैसे 2004 में संशोधन किया गया था, 2004 में BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को लाया गया था, 4 भाषाओं को जोड़कर 22 भाषाएं बना दी गई थी। तो ये सब क्या हो गया, साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। अब बात करते हैं संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन की। प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों की जो संख्या का बहुमत है, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, यहां 2/3 सदस्य होंगे तभी ये पारित हो पाएगा। 2/3 सदस्य जो होना चाहिए उनको क्या करना चाहिए, संशोधन विधेयक पर अपना मतदान करना चाहिए, ठीक है। 2/3 सदस्यों के सहमति की आवश्यकता पड़ती है। इसमें वे संशोधन सभी आ जाएंगे जो कि साधारण में नहीं आते और राज्यों के अनुसमर्थन वाले में नहीं आते। इसमें मूल अधिकार भी आ जाता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व वगैरह आ जाते हैं। इनको बाद में आगे हम अभी समझेंगे डिटेल में, ठीक है। आगे चलते हैं। संसद के विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन, यहां ध्यान रखिएगा, राज्यों के अनुसमर्थन मतलब विधानमंडल के अनुसमर्थन से, विधानमंडल का मतलब होता है विधान परिषद और विधानसभा दोनों। यही संविधान संशोधन की सबसे जटिल प्रक्रिया है, सबसे कठिन प्रक्रिया है। प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत यानी 2/3 सदस्यों द्वारा यह पारित होना चाहिए और इसमें कम से कम आधे से अधिक राज्य, आधे से अधिक, मान लीजिए X राज्य है उसका 2 करके प्लस 1 करके, इतने राज्यों के विधानमंडलों से यानी विधान परिषद और विधान जो सभा है दोनों के सामान्य बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। तो मतलब इसमें 2/3 आवश्यकता हो गई प्लस आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थन मिलना आवश्यक है। इसमें उन चीजों का संशोधन किया जाता है जो हमारे संघात्मक ढांचे से संबंधित है। संघात्मक ढांचे से संबंधित मतलब जैसे राष्ट्रपति है, अनुच्छेद 54 है, राष्ट्रपति का निर्वाचन है, अगर उसमें कोई संशोधन करना है तो हमको विशेष बहुमत चाहिए होगा, राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए होगा। ऐसे 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति में अगर कोई चेंज करना है तो विशेष बहुमत चाहिए होगा और राज्यों के अनुसमर्थन की हमको आवश्यकता होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। संघ की कार्यपालिका की शक्ति का अगर विस्तार करना है, अनुच्छेद 73 के तहत है, 73 में संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार दिया है। अगर इसमें कोई संशोधन करना है तो हमको विशेष बहुमत प्लस राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए होगा, वहां के विधानमंडलों का। 162 राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार किया गया है, इसमें भी कोई संशोधन हमको करना होगा तो क्या करना होगा,
विशेष बहुमत मतलब 2/3 सदस्य द्वारा अनुसमर्थन चाहिए, बाकी राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए। ऐसे संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय की बात की गई 241 में। अगर इसमें एक राज्यों के लिए 2 भी उच्च न्यायालय बनाने हैं, एक उच्च न्यायालय को 2 राज्यों के लिए बनाना है, इन सब में अगर कोई भी संशोधन करना है तो क्या किया जाएगा, विशेष बहुमत चाहिए 2/3 सदस्य का और राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए होगा। स्वयं अनुच्छेद 368 में अगर किसी तरह का संशोधन करना है, जैसे 24वां संशोधन लागू करके स्वयं 368 में संशोधन किया गया था, अगर इस तरह का कुछ भी करना है, स्वयं 368 में संशोधन करना है, तो भी हमको विशेष बहुमत प्लस राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए होगा। अनुसूची 4 में अगर हमको कोई संशोधन करना है, अनुसूची 4 में संशोधन करना है तो क्या करना पड़ेगा, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व दिया है अनुसूची 4 में, अगर इसमें किसी तरह का संशोधन हमको करना है तो विशेष बहुमत प्लस राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए होगा, वहां के विधानमंडल यानी विधान परिषद और विधानसभा का। केंद्र तथा राज्य के बीच विधायी शक्तियों का अगर विभाजन कोई करना है, अगर विभाजन से संबंधित कोई संशोधन करना है तो हमको विशेष बहुमत, वही राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए होगा। अब बात आई मूल अधिकार में संशोधन से संबंधित जो हमारे विशेष बहुमत से संबंधित है। आइए जरा सा देखते हैं, क्योंकि इसमें कहा गया है अनुच्छेद 13(2)(1) है, उसमें कहा गया है संविधान संशोधन 368 शक्ति और प्रदान कर ही देता है, शक्ति और प्रक्रिया दोनों प्रदान कर देता है ये अनुच्छेद 368। लेकिन अनुच्छेद 13(2) में एक शब्द आ गया कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को छीनती हो या न्यून करती हो। ऐसा कोई मतलब संशोधन ही नहीं किया जा सकता अगर कम करने जैसा न्यून करने से संबंधित है। तो यहां पे कहा गया कि विधि शब्द में सब कुछ निहित है। उसके बाद एक इसी आधार पर संकरी बनाम भारत संघ आया, क्योंकि 1951 में एक पहला संशोधन आ गया जिसमें भूमि सुधार लाया गया था। इसी आधार पर संकरी बनाम भारत संघ ने 1951 में क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। और तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या आया, सबसे पहले ये आप समझिए, संसद को 368 के तहत संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति है। ये संकरी बनाम में आ गया, क्या आ गया कि 368 के तहत संविधान के किसी भाग में संशोधन करने की शक्ति है, 13 में भी, ठीक। उसके बाद सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार आया, क्योंकि तब तक 17वां संविधान संशोधन हो चुका था जिसके आधार पर इन्होंने चुनौती दे दी। 17वां संविधान संशोधन केरल और उड़ीसा की भूमि से संबंधित था, भूमि विवाद से संबंधित था, उसी के आधार पर आया। तो इसमें भी जो सुप्रीम कोर्ट था उसने अपना निर्णय दे दिया कि जो 368 है वो संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है। लेकिन परेशानी कब शुरू हुई, आइए देखते हैं। गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार जो 1967 में हुआ, 11 सदस्यीय पीठ ने 6-5 के बहुमत से एक निर्णय सुनाया जिसमें शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के निर्णय को सीधे पलट दिया। इसमें कह दिया कि संसद को संविधान के भाग 3 में संशोधन का अधिकार नहीं है, सीधे सीधे कह दिया कि जो मूल अधिकार है भाग 3 है उसमें संशोधन का अधिकार संसद को नहीं है। मतलब गोलकनाथ जो बनाम आया उसमें शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के निर्णय को पलट दिया गया और कहा गया कि संविधान 3 में संशोधन करने की शक्ति निहित नहीं है। उसके बाद केशवानंद भारतीवाद आ गया, केरल बनाम केरल सरकार 1973 में आ गया। 1971 में 14वां संविधान संशोधन पारित कर दिया गया था जिसके आधार पर केशवानंद भारती ने केस किया। इनमें क्या निर्णय आया ये आप समझिए, क्योंकि सीधे सीधे प्रश्न आपका यहीं से आएगा केशवानंद में। इसमें कहा गया कि संसद किसी भी भाग में संशोधन, किसी भी भाग में संशोधन तो कर सकती है। मतलब गोलकनाथ के निर्णय को अब पलट दिया, क्या कहा, संशोधन तो किसी भी भाग में कर सकती है क्योंकि लेकिन बुनियादी ढांचा यानी जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको कमजोर नहीं कर सकती। मतलब किसी बुनियादी ढांचे से अगर संबंधित परेशानी होती है तो जो न्यायालय है उसको अविधिमान्य घोषित कर देगा, मतलब उसको न्यून घोषित कर देगा, जीरो कर देगा। इसके बाद इंदिरा गांधी राजनारायण 1975 आया। सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी जो ढांचा था, बुनियादी जो संरचना थी, अभी बाद में हम लोग बुनियादी संरचना को पढ़ेंगे, उसकी थोड़ा सा पुष्टि की कि बुनियादी ढांचा में परिवर्तन नहीं हो सकता। हालांकि बुनियादी ढांचा की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी। उसके बाद मिनर्वा मिल्स बनाम भारत सरकार आया 1900 में। बुनियादी विशेषताओं में इसमें साफ साफ कह दिया न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन को जोड़कर बुनियादी ढांचे की अवधारणा को आगे विकसित किया जाएगा और इसी के बाद बुनियादी ढांचा के लिए कुछ तत्वों को प्रस्तुत किया जो आगे हम लोग देखेंगे। अब बात करते हैं वर्तमान स्थिति क्या है, इस समय क्या चल रहा है। ये सब तो मिनर्वा मिल्स 1980 की बात हो गई। इसके बाद छोटे छोटे बहुत केस आए। संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग, किसी भी उपबंध में क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। मतलब संविधान
जो 368 अनुच्छेद है, संसद क्या कर सकती है, किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, चाहे उद्देशिका हो, मूल अधिकार हो या कुछ हो, किंतु न्यायालय द्वारा उसकी समीक्षा की जा सकती है। न्यायालय उसकी समीक्षा कर सकता है अगर उसको लगता है कि मूल ढांचे को नष्ट कर रहा है तो न्यायालय उसे अविधिमान्य घोषित कर देगा, मतलब जीरो घोषित कर देगा, वो मानना नहीं जाएगा संसद का जो संशोधन होगा, तो अविधिमान्य घोषित हो जाएगा। अब बात करते हैं आधारभूत ढांचा कौन सा होता है। जैसे संघात्मक ढांचे की बात करते हैं जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता, मूलभूत ढांचा है। जैसे संविधान की सर्वोच्चता है, संविधान की सर्वोच्चता से संबंधित कोई भी ऐसा लगता है तो उसको न्यायालय अविधिमान्य कर देगा। गणतंत्रात्मक और लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली को समाप्त नहीं कर सकता। कल्याणकारी राज्य है, विधि का शासन है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है, संसदीय शासन प्रणाली है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, शक्तियों का पृथक्करण है, इसके अंतर्गत आते हैं। और भी एक दो आते हैं, जरा देख लीजिए, और बहुत सारे आते हैं तो उनको आप देख लीजिएगा बुक में, क्योंकि आता है इनमें से कौन सी मूलभूत ढांचे से संबंधित नहीं है। शक्तियों का पृथक्करण हो गया, राष्ट्र की एकता और अखंडता से संबंधित हो गया, प्रस्तावना में निहित उद्देश्य, इनको समाप्त नहीं कर सकते हैं, इनमें जोड़ा जा सकता है लेकिन इसको समाप्त नहीं किया जा सकता, जो मूलभूत उद्देश्य है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप मूलभूत ढांचा, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, इससे बहुत प्रश्न आते हैं। प्रमुख संविधान संशोधन की तरफ हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पहला संविधान संशोधन भूमि विधियों के लिए जोड़ा गया था, इसी के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया था, 1951 में हुआ था। उसके बाद 7वां संविधान संशोधन 1955 में आया, जिसको राज्य पुनर्गठन अधिनियम को कार्यान्वित किया गया था संविधान संशोधन द्वारा। 7वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1955 को कार्यान्वित किया गया था। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का उपबंध किया गया अनुच्छेद 230 और अनुच्छेद 231 में। ऐसे 9वां संविधान संशोधन आया, जिसमें बेरुबारी मामला, पाकिस्तान से राज्य हड़प, मतलब हम लोगों ने राज्य जो लिया था उसके संबंध में कुछ मामला था, इसको बाद में हम लोग समझेंगे। 10वां संविधान संशोधन क्या है, दादरा नगर हवेली को शामिल कर लिया गया और क्या कर दिया गया, 10वां, और केंद्र शासित राज्य का दर्जा दे दिया गया। 11वां संविधान संशोधन कब हुआ, जो इंपॉर्टेंट है वही हम आपको बता रहे हैं। 1961 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती, इसमें कह दिया गया। उसके बाद 12वां संविधान संशोधन आया। 12वां संविधान संशोधन 1962 में आया, जिसमें गोवा दमन दीव को भारत में संघ शासित प्रदेश के रूप में शामिल कर दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। 13वां संविधान संशोधन 1962 क्या था, 371A को जोड़कर नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान कर दिया गया और एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। ऐसे ही 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ, सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया। 22वां संविधान संशोधन आया, 1969 को आसाम से मेघालय को अलग करके नया राज्य बना दिया गया। 25वां संविधान संशोधन आया, जो बैंकों के राष्ट्रीयकरण से संबंधित था, 1969 में। ठीक है, इंदिरा गांधी के समय में। फिर 27वां संविधान संशोधन आया, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को संघ शासित प्रदेश के रूप में शामिल कर लिया गया। उसके बाद 31वां संविधान संशोधन आया, अनुच्छेद 31 को संशोधन कर लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। ठीक, अगला पोर्शन में आते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो आप पढ़ लीजिए। 31वां संविधान संशोधन हो गया। उसके बाद आता है 35वां संविधान संशोधन, सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया। 36वां संविधान संशोधन 1975 में आया, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। फिर 42वां संविधान संशोधन आया, जो कि सबसे बड़ा संविधान संशोधन, जिसको लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। संविधान की जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, उसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ दिया गया। इसी के तहत 39 का को जोड़ा गया। सामान्य एवं निःशुल्क विधिक सहायता को भी संविधान के अंतर्गत शामिल किया गया, नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 51 का जोड़कर, यहाँ का लिख उठा है तो 51 का जोड़कर 10 मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया इस समय। लेकिन मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, 11 है। ठीक, केंद्र को अधिकार दे दिया गया कि राज्य में केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात कर सकते हैं 42वें संविधान संशोधन में। उसके बाद 44वां संविधान संशोधन 1978 आ गया। 352 में संशोधन करके आंतरिक अशांति के आधार पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया, क्योंकि आंतरिक अशांति का मतलब जो माना जाता था, आंतरिक गड़बड़ शब्द यूज होता था, आंतरिक गड़बड़ शब्द यूज होता था। इसी का फायदा, आंतरिक अशांति शब्द का फायदा उठाकर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू कर दी थी। ठीक है, अब सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। ठीक है,
राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा तभी करेगा जब मंत्रिमंडल उसे लिखित सूचना देगा। राष्ट्रीय आपात की घोषणा तभी करेगा जब मंत्रिमंडल इसकी लिखित सूचना देगा। मंत्रिमंडल शब्द की अगर हम परिभाषा की बात करें तो अनुच्छेद 352 में दी गई है अच्छे से। 300 का के तहत संपत्ति को विधिक अधिकार बना दिया गया, मतलब पहले संपत्ति अधिकार क्या कर दिया गया, विधिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार बना दिया गया। 52वां संविधान संशोधन आया 1985 में। 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल को रोकने का प्रयास किया गया या प्रावधान किया गया। 53वां संविधान संशोधन आया जिसमें मिजोरम को क्या दिया गया, राज्य का दर्जा दे दिया गया। उसके बाद 86वां संविधान संशोधन आया जिसमें मौलिक अधिकार जोड़ दिया जाएगा, एक तो 11 मौलिक अधिकार हो जाएंगे 10 से बढ़कर। ठीक, 86वां संविधान संशोधन देख लीजिए 2002 में। 6 से 14 वर्ष बालकों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दे दी गई। अनुच्छेद 45 अनुच्छेद 21 में संशोधन कर दिया गया। 89वां संविधान संशोधन आया 2003 में। 238 का को जोड़कर अनुसूचित जाति के लिए एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, 91वां संविधान संशोधन आया 2003 में। मंत्रिपरिषद का आकार नियत किया, कुल जो संख्या है उसमें 15% से अधिक नहीं होगा, नियत कर दिया गया। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन आया, बीडीएमएस को 2003 में जोड़ दिया गया। 100वां संविधान संशोधन 2015 में आया। भारत और बांग्लादेश के मध्य 1974 में हस्ताक्षरित भू समझौता संबंधी संशोधन किया गया। उसके बाद संविधान संशोधन 101 आया जो जीएसटी से संबंधित था। उसके बाद आगे चलते हैं, और कौन सा, 102 के बाद आया है 102, जरा सा यहां समझ लेते हैं। 102 जो संविधान संशोधन विधेयक आया है, 102वां, जरा सा पेन बदल लेते हैं मिनट। 102वां जो संविधान संशोधन विधेयक आया है, ये 238 राष्ट्रीय जो 238 खा है, इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जो आयोग है उसको संवैधानिक आयोग बना दिया गया, ये आप समझ लीजिए। उसके बाद आया अगला 103वां संविधान संशोधन विधेयक। इसमें क्या किया गया, जो ईडब्ल्यूएस है, जो मतलब आर्थिक रूप से कमजोर है, उनको 10% आरक्षण की व्यवस्था की बात कही गई। उसके बाद 104वां संविधान संशोधन, कई बार हम बता चुके हैं कि 104वां संविधान संशोधन किस लिए आया, आंग्ल भारतीय समुदाय को, जो 2 मनोनीत होते थे लोकसभा में, उनको समाप्त करके ये काम हुआ था 25 जनवरी 2020 को। ठीक है, तो इस तरह संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन की प्रक्रिया होती है। आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।